यूरोप में राष्ट्रवाद का मैंने प्रश्न आपका करा रहा हूं इसका। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम प्रश्न को देखते हैं कि 35 नंबर प्रश्न क्या बोलता है। मैंने पार्ट 1 तक 29 तक आपका प्रश्न करा चुके हैं जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम देखते हैं 30 नंबर, रक्त और लोह नीति का अवलंबन किसने किया, कि मतलब कि रक्त और लोह का नियम किसने अपनाया था। ओके, तो ये उसमें पहला ऑप्शन दे रहा है मेजनी, दूसरे नंबर दे रहा है हिटलर, 3 नंबर दे रहा है बिस्मार्क और 4 नंबर दे रहा है विलियन। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि जो हिटलर में सॉरी मेजनी जो था ये कूटनीति में माहिर था जो कि कार्बोनी संस्था से ये संबंध रखता था। हिटलर का इस पाठ में कोई रोल ही नहीं है। जो अपनाया था वो कौन अपनाया था, याद रखिएगा बिस्मार्क ने वो क्या किया था, रक्त और लोह की नीति को अपनाया था। चलिए हम 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 31 नंबर मेरा प्रश्न क्या है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया। समझ में आ रहा है, ये एक सेना संस्था का क्या है नाम है जो कि युद्ध लड़ने के लिए ये किया गया। ये किसने किया, तो याद रखिएगा ये जो किया था वो कौन किया था, गैरिबाल्डी ने किया था। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। हाँ, मेजनी ने क्या किया था, तो यंग यूरोप को वो समझिए संगठित किया था। काबूल जो ये महाकूटनीति था और बिस्मार्क आप समझ ही गए कि लोह और रक्त की नीति को ये इसने अपनाए। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर हमारा प्रश्न क्या है। जैसा कि बोल रहे हैं कि बिस्मार्क प्रशा का प्रधानमंत्री किस वर्ष बना। जो आपकी बिस्मार्क जो लोह और रक्त की नीति अपनाए थे ये कब आपके प्रधानमंत्री बने प्रशा का, तो याद रखिएगा ये जो बने थे 1864 ईस्वी में ये प्रशा का प्रधानमंत्री बने थे। चलिए हम लोग 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 33 नंबर क्या बोल रहा है प्रश्न। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बोल रहे किस संधि के द्वारा जर्मनी एवं इटली का एकीकरण पूरा हुआ। समझ पा रहे हैं आप लोग। ओके, संधि के मतलब होता है मिलाव। कौन सी संधि के माध्यम से, ये पहला दिया प्राग की संधि, दो नंबर दिया है फ्रैंकफर्ट की संधि, 3 नंबर दिया डेनमार्क की संधि, 4 नंबर दिया है गेस्टीन की संधि। तो मैं आपको बता दूं कि जर्मनी और इटली के एकीकरण इसके माध्यम से हुआ, फ्रैंकफर्ट की संधि के माध्यम से हुआ। ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये 1800 आपके 171 ईस्वी में क्या हुआ था, ये संधि हुआ था। ये भी आपका क्वेश्चन बोर्ड मॉडल ही होता है। चलिए हम लोग 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि बोल रहा है एकीकरण के पश्चात जर्मनी का सम्राट कौन बना। यूं समझिए कि एकीकरण के पश्चात के मतलब बाद में जर्मनी का सम्राट कौन बना। तो जो जर्मनी का जो सम्राट के मतलब यूं समझिए कि जो राजा बने थे, याद रखिएगा विलियन ये फर्स्ट ने बने थे। ओके, बिस्मार्क तो आप लोग जान गए कि ये कहां का बने थे, प्रशा का आपका बने हुए थे। और हिटलर का कोई रोल ही नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध में ज्यादा से ज्यादा अपना भूमिका निभाया था। चलिए हम लोग 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बोनरी का संबंध किससे है, कि मतलब कि कौन से समझिए कि व्यक्ति से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये जो व्यक्ति है वो कौन सा है, मेजनी। काबूल तो जान ही गए कि जो कि महाकूटनीति था, गैरिबाल्डी ने क्या किया था, यूं समझिए कि क्या चीज का ये किया था, लाल कुर्ती सेना का ये गठन किया था। बिस्मार्क तो समझिएगा लोह और क्या चीज है, चलिए हम अब 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि बोल रहा है 36 नंबर प्रश्न कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान के प्रेरणा स्रोत है, कि मतलब कि यूरोप वासियों के लिए ज्ञान कहां से ज्यादातर ये लोग हासिल करते थे। जैसे पहला दिया है जर्मनी, 2 नंबर दिया इंग्लैंड, 3 नंबर दिया यूनान और 4 नंबर दिया है भारत। तो यूं समझिए कि पहले के समय में यूनान ही आपका सबसे ज्ञान विज्ञान का प्रमुख साधन था। आज के डेट में कौन है आपके, तो बिहार है। जैसे कि एक पाठ आप लोग पढ़िएगा भारत माता, सॉरी भारत से हम क्या सीखे, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। चलिए हम लोग 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि 37 प्रश्न है कि हिटैरिया फिलाइफ एक संस्था थी, कि मतलब ये कौन सी संस्था थी, कौन सी ये प्रकार की संस्था थी। पहला दिया राष्ट्रवादी, व्यापारिक, समाजवादी, वैज्ञानिक। ये जो संस्था थी याद रखिएगा राष्ट्रवादी का ये संस्था थी। चलिए हम लोग 38 प्रश्न को देखते हैं। जैसे
जैसा कि 38 नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि टीपू सुल्तान शासक थे, कि मतलब ये कहाँ के समझिए कि राजा थे, कि मतलब कि ये शासन करते थे। जैसे कि पहला दिया मैसूर का, शिमला का, कश्मीर का, बिहार का। तो याद रखिएगा ये जो थे आपके कहाँ के थे, तो कश्मीर का थे। इस पॉइंट को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। चलिए हम लोग 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है 39 नंबर प्रश्न। जैसा कि बोल रहा है कि स्वरमेर मध्यगीय नीति किसने लागू किया। ओके, तो ये जो लागू किया था इसमें याद रखिएगा लुई फिलिप ने किया था, जो कि बूर्बो राजवंश में ये क्या था, तो राजा बना था, जिसकी वजह से आपके फ्रांस की क्रांति का नींव डाली गई। ये बहुत फिजूल खर्ची था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए हम लोग 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि हमारा 40 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है कि 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध हुआ था। ओके, के बीच युद्ध हुआ था, तो कहां पे हुआ था ये बताना। सर यहां पे बोल ही दिया है कि कहां हुआ था। तो ये जो हुआ था आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये जो हुआ था आपका कहां से हुआ था, तो सेडोन में हुआ था। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं 41 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है प्रश्न कि भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी। ओके, तो कौन से व्यक्ति इनकी स्थापनाएं किए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन किए थे, याद रखिए टीपू सुल्तान किए थे, जो कि वो उस समय कहां के राजा थे, तो कश्मीर के राजा थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 42 में मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि बोल रहे हैं यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, कि मतलब उनका मेन कौन थे। एगो दिया है कि एलेक्जेंडर, एगो दिया है एलेक्जेंडर चिप्स एसरलांटी, ओके, और एगो दिया है लॉर्ड वायरन, और 3 नंबर दिया है गैल्डीवाल्डी। ये सब तो यूनान में से संबंधित है, ये नहीं ये और ये दोनों में पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो ये जो थे वो क्या करते थे, नेतृत्व करते थे। तो यानी ये 42 का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। जैसा कि कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, कि मतलब कि यूं समझिए कि यूरोप के मरीज हम किनको कहेंगे। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा तुर्की को कहते हैं। और इस पे एक मैटरनिक ने बोला भी था कि जब तुर्की को सर्दी खांसी होता है, जब वो छींकता है, ऐसा जब तुर्की छींकता है तो बाकी सारे देशों की सर्दी खांसी हो जाती है। यूं समझिए कि इसीलिए इसको मरीज के नाम से जाना भी जाता है। चलिए हम लोग 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर शो कर रहा है कि जर्मनी की संसद यानी प्रतिनिधि सभा को क्या कहते हैं, समझ पा रहे हैं। जैसे कि पहला दिया है कि पार्लियामेंट, संसद, डायट और क्या कांग्रेस। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, पार्लियामेंट जो कही जाती है इंग्लैंड में कही जाती है, संसद कही जाती है जो इंडिया में कही जाती है, और जो आपका डायट जो कहा जाता है वो याद रखिएगा जर्मनी के संसद को कहा जाता था उस टाइम के समय। अब चलिए अब 45वें प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है कि फ्रैंकफर्ट संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ। ओके, कि मतलब कि यूं समझिए कि इसमें 2 देश क्या हुए थे, इंक्लूड हुए थे आपके फ्रांसा और कौन सा, यस फ्रांस और फ्रांसा, जो कि आपके जो हस्ताक्षर हुए थे याद रखिएगा 1800 कब हुए थे, तो 71 में हुए थे। चलिए 46 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। 46 में मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि बोल रहा है कि जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ, कि मतलब कि कौन से राज्य थे जिसमें एकीकरण संभव हो पाया। तो याद रखिएगा वो जो राज्य था वो कौन सा था, प्रसा था। और चलिए 47 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, गौर करते हैं। 47 में क्या है कि ब्रुसेन सेफ्टी, ओके गौर कीजिए, ब्रुसेन सेफ्ट किसकी राष्ट्रवादी सभा थी, कि मतलब ये जो थी वो क्या थी, एक राष्ट्रवादी सभा थी। वो किसकी थी, तो याद रखिएगा शिक्षक और छात्र के बीच की थी। चलिए हम लोग 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 48 में मेरा काउंटर कानून को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ओके, यानी कौन से पद इनको दिया गया। तो जो दिया गया था याद रखिएगा प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। ये जो पूछा है 2020 में भी पूछा है, 2021 में। गौर कीजिएगा, इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, गैल्डीवाल्डी का जीवनी किस भारतीय ने लिखा है। अब देखिए
ये थे तो यूरोप के, लेकिन भारतीय ने क्यों लिखा, कुछ ना कुछ तो खास गुण होगा। तो याद रखिएगा, इनको अपना ही देश में याद रखिएगा फांसी की सजा मिल गई थी, जो कि दूसरे देश में चले गए थे, लेकिन जब देखे कि काबूल काउंटर की मौत हो गई तो गैरिबाल्डी अपने देश आ गए और देश आकर वो क्या किया, अपने देशों को सुधारने लगे। ओके, तो ये जो लिखे थे याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने क्या किए थे, लिखे हुए थे, जो कि इनका मृत्यु जो हुआ वो लाठी चार्ज की वजह से हो गया आंदोलन के टाइम में। चलिए हम लोग 50 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे कि बोल रहे हैं, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र का वृक्ष किसने लगवाया। ओके, श्रीरंगपट्टनम में, जैसे कि भारत में भी कोई ना कोई स्वतंत्र का वृक्ष लगाया था, जैसे कि महात्मा गांधी के नाम से हम लोग ज्यादातर जानते हैं, लेकिन श्रीरंगपट्टनम में कौन यूं समझिए कि क्या किया था, तो लगाया हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा टीपू सुल्तान ने। ओके, अब चलिए हम 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 51 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे बोल रहे क्रीमिया युद्ध कब हुआ। ओके, मतलब कि युद्ध आपका कब संपन्न हुआ था, तो याद रखिएगा 1853 और 1854 के ये बीच में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग जो प्रश्न देखते हैं वह है 52 नंबर प्रश्न। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, किसकी एकीकरण की, तो इटली का मसीहा। तो जो मसीहा के नाम से जाना जाता है, वैसे तो 3 गो है, एक मेजनी है, गैरिबाल्डी है, काबूल है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण आते हैं वो कौन आते हैं, तो आपके मेजनी आते हैं, इसलिए मेजनी को क्या कहा जाता है, इटली का मसीहा भी कहा जाता था। अब चलिए हम लोग 53 नंबर प्रश्न यही लगले देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, मतलब कि जर्मनी, एक तो इटली हो गया, इटली में याद रखिए 3 टिकट थे लोग, मेजनी, गैरिबाल्डी और कौन सा, काबूल थे। जो यूं समझिए कि जर्मनी के लिए थे, बस बिस्मार्क ने ही पूरा का पूरा क्या किए थे, हिलाए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिस्मार्क ने। ओके, अब देखिए 54 नंबर पूछ रहा है कि बिस्मार्क कौन था। तो यूं समझिए कोई भी देश हो में करने के लिए अगर कुटना कुटनी की चाल ना चला जाए तो होगा नहीं, तो वो जो थे याद रखिए कूटनीतिज्ञ थे। ओके, जिसको कूटनीतिज्ञ कर करके वो देशों को अपने एक में किए। अब चलिए हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, मतलब कि इटली के, तो मैंने बताया कि इटली में आपका 3 गो बहुत ही प्रमुख रूप से भाग लिए थे, मेजनी, काबूल और कौन से, तो आपके गैरिबाल्डी ने भाग लिए थे। और किनकी भूमिका नहीं थी, तो याद रखिएगा बिस्मार्क की भूमिका नहीं थी। अब चलिए 56 नंबर प्रश्न देखते हैं कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, कि मतलब कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में कौन ज्यादा बाधा डाल रहा था। इंग्लैंड तो डाल नहीं रहा था, रूस भी आपका अपने काम में भरान था, लेकिन ये ऑस्ट्रिया जो है वो बहुत ही विरोध डाल रहा था इटली और जर्मनी को एकीकरण करने में। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है, ये सब अपने आप में ब्रांड क्वेश्चन है। देखिए बोल रहे हैं जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो ये तो लगता है कि अभी बताए, बस इसमें ऑप्शन एक्सचेंज कर दिया, तो जो था वो कौन था, तो आपका याद रखिएगा बिस्मार्क था। अब चलिए इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है, तो ये समझिए कि ये तो तीनों था लोग ही, सॉरी ये लर्निंग 2 पार्ट में मिलेंगे आपके, जैसे कि मेजनी भी था, काबूल भी था, गैरिबाल्डी था, पर था कौन नहीं, तो याद रखिएगा बिस्मार्क था वो नहीं। चलिए हम लोग 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 59 नंबर मेरा प्रश्न क्या है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन व्यवस्था मैंने स्थापित किया गया। ओके, तो ये जो किया गया था याद रखिएगा संवैधानिक राजतंत्र की क्या किया गया था, तो व्याख्या समझिए की व्यवस्था किया गया था। अब चलिए हम लोग 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि बोल रहे कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो मतलब कि जर्मनी को एकीकरण करने के लिए सबसे ज्यादा कौन इसमें से भूमिका को निभाया। ओके, तो जो सबसे ज्यादा जो भूमिका को निभाया वो भूमिका निभाया था आपका बिस्मार्क ने। अगर इटली की बोली जाए तो गैरिबाल्डी, काबूल काउंटर और यूं समझिए कि मेजनी में भी यूं समझिए कि हेल्प किए हुए थे। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं 61 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि 1861 में कौन सी संधि हो गई, जैसे कि मैंने पिछले ही वीडियोज में बताई थी, ये जो संधि हुई थी वो फ्रैंकफर्ट की क्या हुई थी, संधि हुई थी, जिसमें 2 गो देश आपस में साझा कर एक हुए
थे। अब चलिए हम लोग 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 62 में मेरा प्रश्न है तो आपका क्या है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो ये जो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ये मैंने एक चैप्टर में भी आप लोगों को क्या क्या बहुत अच्छे से बताए थे, जो कि 28 या 29 को जो राज्य था माने देश था वो एक में करने का श्रेय इनको मिला था। अब चलिए 63 नंबर प्रश्न में आपके लिए दे देता हूं कि उत्तरी एवं ओके जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। ओके मतलब कब हुआ था, तो ये आपके कमेंट के लिए इसका आंसर जरूर दीजिएगा।